हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में जो अपना आगे का बचा हुआ पोर्शन था उसकी स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो एक तो आयंस के लिए अपन ने कोलेरास लॉ देखा था, उसमें ये कहा गया था कि यदि कोई दो आयंस है जिनसे मिलके एक सॉल्ट बना है, तो उन सॉल्ट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या कंडक्टेंस है वो उन दोनों आयंस के कंडक्टेंस के योग के बराबर होती है। ये कंडक्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो उसके डिसोसिएशन पे डिपेंड करती है। और इस बात पे डिपेंड करती है, मतलब प्रत्येक आयन का एक निश्चित कंडक्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि जो आयन है उसकी कंडक्टेंस उससे साथ जुड़े हुए आयन पे निर्भर कर रही हो, ऐसा नहीं है। उसकी खुद की भी एक पर्टिकुलर कंडक्टेंस होती है जिसका पार्टिसिपेशन उस पूरे सॉल्ट की कंडक्टेंस में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद अपन ने आयनिक मोबिलिटी और आयनिक कंडक्टेंस देखी थी कि ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। आज अपन देखेंगे कि जो आर्हेनियस थ्योरी है, जो भी अपने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए आर्हेनियस ने एक थ्योरी दी गई थी जिसे आर्हेनियस थ्योरी भी कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन की थ्योरी भी कहते हैं। ये जो थ्योरी दी गई थी आर्हेनियस ने, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दी गई थी। तो अपन देखेंगे कि जो दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके लिए आर्हेनियस ने आर्हेनियस सिद्धांत दिया था और इसी को अपन कहते हैं आयनिक थ्योरी। साथ ही साथ इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी भी कहा जाता है। ये तीनों इसी आर्हेनियस सिद्धांत के नाम है, आर्हेनियस थ्योरी, आयनिक थ्योरी और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी। इसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए गए जिनमें से निम्न है। तो फर्स्ट ये कहा गया कि यदि कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है उसमें यदि कोई आयनिक यौगिक है जो जनरली एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी एक आयनिक यौगिक का जो जलीय विलयन है वो क्या होता है, आयंस में डिवाइड होता है। और ये जो आयंस है ये आपस में मिलके वापस से उस सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बना देते हैं, यानी ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कोई इलेक्ट्रोलाइट है, एक कैटायन देगा एक एनायन देगा और ये दोनों मिलके आपस में वापस से एक इलेक्ट्रोलाइट बना देंगे। तो जनरली ये जो एक रिएक्शन है इसके लिए अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। या अपन ने जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का चैप्टर इससे पहले देखा था उसमें लिखा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। और इनकी जो कंसंट्रेशन है, जो वियोजन की मात्रा है या डिसोसिएशन की मात्रा है, इसे अपन अल्फा से डिनोट करेंगे। इनकी कंसंट्रेशन के अंदर अपन इसका यूज़ करेंगे। तो जो डिसोसिएशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा से डिनोट करेंगे और जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, सी होगी। तो अपन मानेंगे कि ये जो ए बी है ये इनिशियल स्टेज में इसकी कंसंट्रेशन थी सी, जब ये इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ था, यानी इनकी कंसंट्रेशन थी 0। अब माना कि यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अल्फ़ा इनका डिसोसिएशन हो रहा है तो ये था सी, इससे एक तो ए प्लस बनेगा, तो जो इसकी सी कंसंट्रेशन है उसका सी अल्फ़ा, एक बी माइनस बनेगा यानी सी कंसंट्रेशन का सी बीट अल्फ़ा, यानी जो ए बी है वो अल्फ़ा कैटायन में डिसोसिएट हो रहा है और अल्फ़ा एनायन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ये इनका। तो जो कंसंट्रेशन है वो इनके मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो सी अल्फ़ा ए प्लस की कंसंट्रेशन सी अल्फ़ा ही बी माइनस की कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि यहाँ इक्वल इक्वल आयन है। और ये जो टोटल था इसमें से ये कंसंट्रेशन माइनस हो जाएगी, वो इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बची हुई रह गई। ये तीनों कंसंट्रेशन अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। काट देंगे यहाँ से सी से सी, तो बचेगा अपना के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब जो ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ था उसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कहा गया था कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत ही कम होती है, यानी उनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। तो अपन ने अल्फ़ा को लेस देन मान लिया 1, यानी 1 माइनस अल्फ़ा है उसकी जगह अपन नॉर्मली 1 ही रख देंगे। तो इस इक्वेशन में मैं नीचे 1 रखूँगी तो अपने पास आ जाएगा के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से अपन अल्फ़ा निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट के बटे सी। ये जो अल्फ़ा है ये अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहा है और इसे ही ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ कहा गया। आर्हेनियस थ्योरी थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की दी गई थी और इसी के लिए ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ आया था। तो ये नाम भी दे सकते हैं अपन को या ओस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ भी बोल सकते हैं। ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड ये कहा गया कि जो भी कोई सॉल्यूशन है उसमें कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा और इन दोनों का चार्ज है वो हमेशा इक्वल होगा, तभी वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा, न्यूट्रल होगा।
देखिए यहाँ जितना कैटायन है यानी 1+ उतना ही एनायन बनेगा, तभी ये जो इलेक्ट्रोलाइट अपना ये न्यूट्रल होगा, यानी जो विलयन है वो हमेशा क्या रहता है, उदासीन या न्यूट्रल रहता है। थर्ड पोस्टुलेट ये कहा गया कि जो धनायन और ऋणायन है, यानी जो कैटायन और एनायन है वो डिसोसिएट हो गए, उसके बाद वो सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। यदि अपन उन आयंस पे इलेक्ट्रिसिटी या परिपथ सर्किट बना के उसके अंदर अपन ने विद्युत प्रवाहित की, धारा प्रवाहित की, तो जो कैटायन है वो कैथोड्स की ओर जाएगा और जो एनायन है वो एनोड की ओर जाएगा। यानी जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो भी आयन है वो अपने से ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। इसका मतलब जो करंट है वो कभी भी आयंस को जनरेट नहीं करती। आयंस तो क्या होते हैं, सॉल्यूशन में खुद ही प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वो उनके मूवमेंट को दर्शाती है कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करेगा। फोर्थ पोस्टुलेट ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो अंश डिसोसिएट हो रहा है वो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाती है, जिसे अपन ने अल्फा से डिनोट किया था। और ये जो अल्फा है ये जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो कुछ फैक्टर दिए गए हैं, तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है वो है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो यदि अपन ने देखा कि जो आर्हेनियस लॉ था ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, और जनरली जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, लेकिन इनमें से भी कुछ जिनके अंदर आयनिक गुण पाया जाता है, यानी जिसमें आयंस के मध्य आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है, उनका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा। यानी जो कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनका डिसोसिएशन कम होगा, और जो आयनिक बॉन्डेड होंगे उनका आयनन या आयनाइजेशन ज़्यादा होगा। फिर है विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है ये भी क्या करती है, अपने डिसोसिएशन को इफेक्ट करती है। तो जो विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, उसके अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के माध्यम से उसकी जो अपनी कैरेक्टर है उसका ध्यान रखते हैं कि वो डिसोसिएशन ज़्यादा करेगा या नहीं। यदि कोई सॉल्वेंट जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है उसका मतलब उस उस विलायक के अंदर आयनाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा, और यदि आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो उसकी कंडक्टेंस अपने आप ही ज़्यादा होगी। जितने भी सॉल्वेंट हैं उनमें से जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैक्सिमम होता है, जैसे जल है, अमोनिया है, क्लोरोफॉर्म है, अल्कोहल, इन सब में से जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसमें आयनाइजेशन और कंडक्टेंस का गुण भी मैक्सिमम होता है, इसीलिए जल को अपन यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और जो जितने भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जल की तुलना में कम होता है, इसीलिए उनके लिए कंडक्टेंस भी कम होती है। फिर थर्ड है कंसंट्रेशन। यदि ये अपन नॉर्मली पता है, यदि अपने पास जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट है तो उसमें आयनाइजेशन कम होगा, और यदि वो डाइल्यूट है तो उसमें आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, और जिसका आयनाइजेशन ज़्यादा है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। फिर है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आयंस का मूवमेंट ज़्यादा होगा और वो एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। फिर है इम्प्योरिटी का इफ़ेक्ट। यदि किसी आयंस के अंदर जो वियोजन डिसोसिएशन हो रहा है वो डिसोसिएशन उस सॉल्वेंट में उपस्थित जो अन्य आयंस हैं उनके द्वारा भी इफ़ेक्ट होती है। यदि अन्य जो अशुद्धि वाले आयंस हैं वो सम आयन इफ़ेक्ट या लेवलिंग इफ़ेक्ट शो करते हैं तो वो उनके डिसोसिएशन को कम कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि जो लेवलिंग इफ़ेक्ट ही ये होता है कि यदि सेम आयंस हैं तो उनको वो रिवर्स डायरेक्शन में ले जाती है। इसका मतलब यदि लेवलिंग इफ़ेक्ट वाली अशुद्धि है तो वो वियोजन को कम कर देगी, जबकि जो आयंस यानी जो अशुद्धि के आयंस हैं वो यदि इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन से इजीली बॉन्डेड होते हैं, आसानी से क्रिया करने वाले होते हैं, तो वो उस आयनन को बढ़ा देती है। क्योंकि वो क्या होगा, जैसे अशुद्धि वाला है वो आयन यदि इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन से अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या कर देगा, उसका आयनन जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयनन को बढ़ा देगा। और ये तभी होता है जब वो जो बनने वाला यौगिक है अशुद्धि वाले आयन से और इलेक्ट्रोलाइट से वो कम आयनित होने वाला होना चाहिए, तभी अल्फा का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि लेवलिंग इफेक्ट शो कर रहा है तो वो डाइल्यूशन उसको डिसोसिएशन को कम कर देगा।
फिफ्थ है जो आयंस है वो एक दूसरे से संयुक्त भी होते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स आयन में डिवाइड चेंज होते हैं और आयंस वापस से मिलके इलेक्ट्रोलाइट को बना देते हैं। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो क्या होती है, अपनी रिवर्सिबल होती है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। उसके आगे है जो आर्हेनियस ने लास्ट पोस्टुलेट था आर्हेनियस सिद्धांत का कि जो दुर्बल विद्युत अपघटन हैं उनकी कंसंट्रेशन है वो उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के मान उनकी आयनन या आयनाइजेशन की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी यदि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन है वो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे डिपेंड करती है, और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो उनकी आयनाइजेशन की मात्रा पे डिपेंड करती है। यदि आयनाइजेशन ज़्यादा होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी, अपन पहले भी देख चुके हैं। और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे या फिर ज़ीरो कंसंट्रेशन पे जब वो पूर्णतः डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन कब होगा, जब या तो उसका डायल्यूशन मैक्सिमम हो, इनफाइनाइट हो, या उसकी कंसंट्रेशन जीरो हो, तब उसका जो डिसोसिएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उस स्थिति में जो अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अल्फ़ा लेस देन न रह के अल्फ़ा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो कंडक्टेंस है वो भी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नोट हो जाएगी। तो जो अपना पहले था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा, वो था जितने आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं वो अपॉन टोटल आयन। तो जो अल्फ़ा है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट, यानी जितनी कंडक्टेंस है वो अपॉन टोटल कंडक्टेंस या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस। तो जो अल्फ़ा है वो आएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट। ये जो अल्फ़ा है ये अपन जो अपना ऑस्टवाल डाइल्यूशन ला था उसमें इस अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए यहाँ अपन अल्फ़ा की वैल्यू को पुट करेंगे तो के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जगह मैं लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट रख रही हूँ। इसको स्क्वायर खोलेंगे तो नीचे आ जाएगा लैम्डा नोट स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा नोट। यहाँ मैं लैम्डा नोट को एलसीएम लेंगी तो इसका एक लैम्डा नोट यहाँ के लैम्डा नोट के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एक लैम्डा नोट बच गया, यहाँ लैम्डा नोट माइनस लैम्डा बच गया। इसी को मैं के नीचे ले आऊँगी तो ये आ गया अपना लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नोट माइनस लैम्डा। ये जो इक्वेशन है ये अपनी y इक्वल टू एम एक्स के इक्विवेलेंट है, उससे अपन कंपेयर करेंगे और इसमें ग्राफ बनाएंगे। यदि मैंने इसके अंदर और 1/c में ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास एक ओरिजिन से निकलती हुई स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी, और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसका जो स्लोप होगा वो अपना ये कांस्टेंट है के, इसके इक्वल होगा। देखो y इक्वल टू एम एक्स, यदि मैंने इसको y मान लिया, इस 1/c को मैंने x मान लिया, तो ये जो k है ये क्या m के इक्वल होगा, और यही इसका स्लोप होता है। ओके, थैंक यू। आगे के लेक्चर में अपन इसके आगे का पार्ट देखेंगे।